नमस्कार दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 की श्रृंखला के तहत आज हमारा जो है 10वां लेसन है, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। आज हम इस लेसन पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इससे पहले एनसीईआरटी 7th के जो है 9 लेसन कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी क्लास 7 के नाम से, जिसमें सारे लेसन 9 तक सारे वीडियो बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये एनसीईआरटी की श्रृंखला अनवरत जारी रहेगी। इसमें आपको सभी लेसन कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसके अलावा आज एनसीईआरटी क्लास 7 का 10वां लेसन है, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। आज इस पर इसको हम पढ़ेंगे। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो एक साल के बाद शहर आ रहे थे। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो एक साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उसका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। बूझो ने क्या बताया कि वो घर से दौड़ता हुआ आ रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। बूझो को आश्चर्य हुआ कि वो तेजी से दौड़ने के बाद वह सांस जो है तेजी से लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम इस श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। हम श्वसन क्यों करते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा है कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। जो हमारा शरीर होता है ये किससे बना होता है। सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। जीव की जो होती हैं सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोशिकाएं कहते हैं। जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उनका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं या तो वो एक कोशिकीय होंगे या फिर बहुकोशिकीय होंगे। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। याद रखिएगा कि कोशिका जो होती है जीव की छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, पोषण होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है। जो कोशिका होती है, जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई कार्य होगा तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कोशिका को भी कार्य करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, कोशिका को कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। कोशिका को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते समय अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, जब हम कोई काम करते हैं जैसे दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, इसके अलावा अगर हम खाना भी खाते हैं और सोते अथवा पढ़ते समय भी हमें क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है। ऊर्जा की तो हमें आवश्यकता होती है, लेकिन ये ऊर्जा कहाँ से आती है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय
निर्मुक्त होती है, क्योंकि भोजन के समय जो भोजन में ऊर्जा होती है वो क्या होती है, श्वसन के समय क्या होता है, निर्मुक्त होती है, यानी निकलती है। अतः सभी जीवों में भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। सभी जीवों में क्या होता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन क्या होता है, भोजन जब श्वसन प्रक्रिया होती है तो भोजन का विखंडन होता है, और भोजन के विखंडन से ही क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। श्वसन के प्रक्रम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सांस को शरीर के अंदर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है, फिर हम सांस क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, छोड़ते हैं, और क्या होता है, वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। जब हम क्या करते हैं, वायु द्वारा सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लेकिन जब हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। जो वायु होती है, वायु में जो ऑक्सीजन होती है, वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है, ये क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में जाती है। अब ब्लड के माध्यम से क्या होता है, पूरे शरीर में जाती है, और उसके बाद वो प्रत्येक कोशिका तक जाई जाती है, और प्रत्येक कोशिका तक जाती है, प्रत्येक कोशिका तक जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है, और कोशिकाओं में जाकर यह क्या करती है, भोजन के विखंडन में सहायता करती है। ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। जब कोशिका में क्या होता है, जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो उसमें क्या होता है, भोजन का विखंडन होता है, और विखंडन के पश्चात क्या होता है, विखंडन के पश्चात ऊर्जा मुक्त होती है। इसे हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। सभी जीवों, जितने भी जीव होते हैं उनमें क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। कोशिका के अंदर जो होता है, भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। कोशिका के अंदर भोजन जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। ये याद रखिएगा कि ये क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। जब विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। इसके अलावा यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या हो जाए, भोजन का विखंडन हो सकता है, लेकिन इस विखंडन को हम लोग क्या कहते हैं, यह प्रक्रम क्या होता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो ये याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो विखंडन होता है वो वायवीय श्वसन कहलाता है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। भोजन के विखंडन से क्या होता है, ऊर्जा निमुक्त होती है। तो इससे यहाँ पर समीकरण द्वारा समझाया गया है इस तरीके से कि ग्लूकोज जो भोजन होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। जब इतना चीज़ याद रखिएगा कि जो भोजन के विखंडन के पश्चात क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय
जीव भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे ईस्ट, जो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं और ये अपना भोजन जो है अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम अवायवीय जीव भी कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो विखंडन होता है, इस विखंडन के पश्चात उसमें ग्लूकोज अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसे निम्न समीकरण द्वारा समझाया गया है। जैसे ग्लूकोज आज की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है उसमें ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस समीकरण द्वारा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। ऐसा क्या होता है? थोड़े समय तक कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। हम बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज़ी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन, यहाँ पर इस तरीके से चित्र बनाया गया है, ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। जैसे ग्लूकोज पेशी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाती हैं। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाते हैं। इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। ऐंठन जब होती है जब क्या होता है? हमारी जो पेशियां होती हैं वह अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ग्लूकोज में आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। लैक्टिक अम्ल के संचयन से पेशियों में क्या होता है? ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने से हमें ऐंठन में आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडित हो जाता है। जो ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने पर क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नोट्स है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया में अल्कोहल निर्मित करते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग शराब यानी वाइन बनाने में भी किया जाता है। अब समझते हैं कि श्वसन क्या है। श्वसन अपने नाखूनों और मुंह को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक आप इन दोनों को बंद कर पाएं। कुछ समय बाद आपको महसूस किया होगा कि आप उस समय नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोके रख सकते हैं। पूर्वजों ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसने सांस छोड़ी तो उसे तेज सांस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अतः जब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना, ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के
अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःश्वसन, यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं तो इस प्रक्रिया को अंतःश्वसन कहते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु से बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्च श्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय और जीवन पर्यंत होता रहता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी क्या कहलाती है? वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। श्वसन, अंतःश्वसन और उच्च श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक श्वसन, एक अंतःश्वसन और एक उच्च श्वसन। आप अपनी श्वसन दर का पता लगाना चाहोगे? क्या आप यह जानना चाहोगे कि श्वसन दर स्थिर होती है? श्वसन दर क्या होती है? स्थिर होती है अथवा शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। आइए हम इसका पता लगाने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 10.2 दिया हुआ है कि सामान्यतः हमें यह आभास नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतःश्वसन करते हैं जितनी बार उच्च श्वसन करते हैं? अब तेजी से चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर संख्या मिनट में गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 10.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। उपरोक्त क्रियाकलाप से यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। जब वह तेजी से श्वसन करने लगता है, इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है या भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है। कोई वयस्क व्यक्ति क्या होता है कि 1 मिनट में औसतन जो है 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। यदि व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम सांस व्यायाम करते हैं तो हम केवल तेजी से सांस लेते हैं, बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं। इस प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पर जो है सारणी बनाई गई है जिसमें बताया गया है कि जो है अपने दोस्तों के साथ आप प्रयोग करिए और फिर उसको इस सारणी में लिखिए। एक क्रियाकलाप और है, किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होती है? अपने अनुभव के आधार पर चित्र 3 में दिए गए क्रियाकलापों की श्वसन दर बढ़ती दर के क्रम में संख्या द्वारा व्यक्त करिए। तो यहाँ पर कुछ कार्य दिए हुए हैं कि किसमें श्वसन दर बढ़ सकती है, किसमें नहीं। तो यहाँ पर एक जो है लड़की दौड़ रही है तो इसमें क्या होगा, श्वसन दर ज़्यादा होगी। इसमें जो सामान्य व्यक्ति चल रहा है इसमें श्वसन दर कम होगी। इसी प्रकार जो हार्ड वर्क यहाँ पर हो रहा है इसमें भी श्वसन दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके अलावा जो लेसन का जो आगे का पार्ट है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये श्रृंखला अनवरत जारी रहेगी। धन्यवाद।